चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का आपका डिस्कशन का टॉपिक है मेजर फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, और वहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था आपके साथ कि जो सब्जेक्ट मैटर है, जो विषय वस्तु है पब्लिक फाइनेंस की, वो क्या है। इस क्लास में हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि पब्लिक फाइनेंस का रोल क्या है, पब्लिक फाइनेंस के फंक्शन या फीचर्स या रोल्स, या इसका ऑब्जेक्टिव या इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ पर है। तो प्लीज़ आप पेज नंबर 6 पे आइए, लिखा हुआ मेजर फंक्शन। सो मेजर फंक्शन बेसिकली हम इनकी रीडिंग के अकॉर्डिंग ही पढ़ना मुझे, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चीज़ को मैं समराइज करके और फिर आपको मैं डेप्थ में ले जाने के प्रयास करूँगा। सारी बातों को कंक्लूड करते हुए ओपिनियन आपको सेट करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतने सारे पॉइंट्स को बेसिकली वी कैन डिवाइड इन द 4 पार्ट। हालांकि 3 पार्ट्स में उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ क्लास कि मेजर ऑब्जेक्टिव एलोकेशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, स्टेबलाइजेशन फंक्शन और कोऑर्डिनेशन ऑफ बजट फंक्शन। तो मैं आपको 1 बाय 1 सारे फंक्शन को आज मैं कराऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझते जाना, थोड़ा सा समझ जाने में हो सकता है लेट हो जाए आपको। क्लास देखो, पहली बात आपको मैं एक सिंपल तरीके से बताऊंगा कि मेजर फंक्शन बेसिकली पब्लिक फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है। गवर्नमेंट, अगर आप इंडिविजुअली पहले बात कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, आपकी इनकम और आपका एक्सपेंडिचर बैलेंस करना चाहते हैं, आपका बजट बन जाता है और उस बजट में आप अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल पर्सन जैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजेशन करना चाहता है, तो अगर हम सारे इंडिविजुअल पर्सन को जोड़ करके पूरी इकोनॉमी का वेलफेयर की बात करना शुरू कर देते हैं, तो पूरी इकोनॉमी का मैक्सिमम वेलफेयर कहाँ पर होता है और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का मतलब होता है कि इक्वालिटी, मतलब मार्केट सक्सेस एक वर्ड निकल के आता है। अब मार्केट सक्सेस की कंडीशन क्या है क्लास, इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि मार्केट सक्सेस वहां पर होती है जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होती है प्राइस के इक्वल। थोड़ा सा अगर माइक्रो में लर्न करेंगे तो आप देखिए कि हम जैसे पढ़ते चले आ रहे थे क्लास कि प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। इसका मतलब होता है और कि प्राइस अगर इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है नहीं है तो वो मार्केट फेलियर कहलाता है। इसको हम मार्केट फेलियर बोलते हैं। लेकिन अगर प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है, इसका मतलब होता है कि डायरेक्टली रूप से कह सकते हैं इट इज अ परफेक्ट कंपटीशन। प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ओनली इन परफेक्ट कंपटीशन। और जहां पर परफेक्ट कंपटीशन होती है उसका मतलब क्लास थोड़ा सा पढ़े होंगे कि वहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होती है। और फिर आपने ये भी पढ़ा था थोड़ा सा कि वहां पर जो है AR इज इक्वल टू MR, थोड़ा सा मैं माइक्रो में ले जाके समझाता हूँ आपको, ये मार्जिनल कॉस्ट होती थी। तो यहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता था। तो हम इस पॉइंट पे बोलते थे कि मार्केट में डिमांड और मार्केट में सप्लाई इक्वल है और प्राइस इक्वल है मार्जिनल रेवेन्यू के, यानी कि प्राइस इक्वल है मार्जिनल कॉस्ट के और प्राइस इक्वल है मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रेवेन्यू के, और जितना आप पेमेंट करते हैं उतना आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। मान के चलो क्लास एक गुड्स है, X गुड्स है, तो आप एक X गुड्स यूज कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट X है, उसका मार्जिनल रेवेन्यू X भी है और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी X है। यानी कि ये अगर कंज्यूमर प्रोड्यूसर सेटिस्फेक्शन की बात करता है प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, तो प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी X, ये जो है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की बात करता है।
It means if there is a perfect competition market, consumer and producer both are satisfied. When producer and consumer both are satisfied, it means there is a market success, not market failure. Market failure in condition where price is greater than marginal cost. और इस कंडीशन कहाँ पाई जाती है? ओनली इन परफेक्ट कंपटीशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है AR। तो यानी कि अगर मोनोपोली पावर रहती है या इम्परफेक्ट रहता है तो प्राइस जो है ऑलवेज जो है मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होती है। तो इस केस में मुझे आपको ये बताना है क्लास, ध्यान समझना बातों को, कि जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो वहाँ पर फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होता है। ध्यान समझना, वहाँ पर हम अभी रिसोर्स की बात करेंगे एलोकेशन फंक्शन की, तो फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होता है वहाँ पर जहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन होता है। नो अंडर प्रोडक्शन, नो ओवर प्रोडक्शन, बिकॉज जितनी मार्केट में डिमांड है और जितनी मार्केट में सप्लाई है वो इक्वल हो रही है इस प्राइस पर, यानी कि इस प्राइस को चेंज नहीं हो रही है, डिमांड कितना भी खरीदें आप। लेकिन अगर वहीं पर परफेक्ट कंपटीशन आ जाता है क्लास, तो देखेंगे कि AC जो है मिनिमम यहाँ हो रहा है, यानी कि प्राइस ज़्यादा रहेगा, जबकि प्राइस ये होना चाहिए, प्राइस ज़्यादा रहेगा और प्रोडक्शन कम रहेगा। तो इसका मतलब होता है कि इतना प्रोडक्शन मार्केट में नहीं होगा ड्यू टू मोनोपोली, ड्यू टू इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो इतना प्रोडक्शन ना होने से मार्केट में रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन नहीं होगा। पहली बात, अगर मार्केट में रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो मार्केट में सप्लाई भी क्या होगी क्लास? कम होगी। अगर मार्केट में सप्लाई कम होगी तो मार्केट में प्राइस ज़्यादा होगा, और प्राइस ज़्यादा होगा तो जो रिच पर्सन है वो ज़्यादा पे करेगा, लेकिन जो पुअर पर्सन है उसकी परचेजिंग पावर कम होती है, तो वो उस चीज़ को परचेस नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में इनइक्वालिटी नहीं है, एक रिच पर्सन है, एक पुअर पर्सन है, और सबकी परचेजिंग पावर डिफरेंट होती है। तो इस केस में सोशल वेलफेयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक तो अंडर प्रोडक्शन है, दूसरा फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स नहीं हो रहा है, तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा, डेड वेट लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है क्लास? आपको पता है, अगर हम इसको डिमांड बनाते थे तो यहाँ पर जो कंज्यूमर सरप्लस है वो ज़्यादा कम हो जाएगा और प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ जाएगा। तो इस केस में एक पार्टी को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, दूसरी पार्टी को कम बेनिफिट हो रहा है। तो ध्यान रखना कि अगर हम क्लास मार्केट फेलियर की बात करेंगे, ध्यान समझना, मार्केट फेलियर की बात करेंगे तो वहाँ पर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है, प्रोड्यूसर सेटिस्फेक्शन बन जाता है, या कभी प्रोड्यूसर का बढ़ जाएगा तो कंज्यूमर का कम हो जाएगा, ये तो होता ही है। फिर अंडर प्रोडक्शन हो रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, डेड वेट लॉस हो रहा है। इस केस में जो मार्केट सक्सेस की कंडीशन है, प्राइस डज नॉट इक्वल टू कॉस्ट, वो हो जाती है, यानी कि फुलफिल नहीं होगी, और इसकी वजह से मार्केट में मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्स होता है। तो रिसोर्स एलोकेशन के इस फंक्शन में हमें ये पढ़ाना है कि एलोकेशन फंक्शन क्या है। अब एलोकेशन फंक्शन में क्या है? सबसे पहला फंक्शन ये है कि भैया कौन सी प्राइस पर कितनी मार्केट में गुड्स और सर्विस प्रोवाइड किया जाए। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात आती है कि कितने रिसोर्स का यूटिलाइजेशन किया जाए, अंडर यूटिलाइजेशन या ओवर यूटिलाइजेशन है। तो अब हम आपको इस चैप्टर में आपको इस फंक्शन के अंतर्गत आपको ये पढ़ना है कि व्हाट इज द मार्केट फेलियर, और मार्केट फेलियर कब होता है? पब्लिक गुड्स की वजह से मार्केट फेलियर होता है। पब्लिक गुड्स में मार्केट फेलियर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? इसको हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे, मेरा अगला लेक्चर भी देख लेना आप, कि पब्लिक फाइनेंस में मार्केट फेलियर की बात करते हैं। तो मार्केट फेलियर की कंडीशन क्या है? पहली बात तो आपको ये पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है कि आपके रीडिंग में देखो क्लास, सबसे पहली बात लिखा हुआ है कि सोशल गुड्स एंड मार्केट फेलियर,
पब्लिक प्रोविजन एंड पब्लिक प्रोडक्शंस, पब्लिक प्रोविजन एंड सोशल गुड्स, ये सब क्या है? ये सब सिंपल सी तरीके समझ लीजिए, अलग अलग वर्डों का हेर फेर है। मुझे आपको ये बताना है कि अगर पब्लिक गुड्स है तो पहले आप प्राइवेट गुड्स समझिए क्या होता है। प्राइवेट गुड्स वो गुड होता है जो, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, प्राइवेट गुड्स वो गुड होता है जो राइवल और नॉन राइवल, दो चीज समझना प्लस, एक होता है राइवल, एक होता है नॉन राइवल, ठीक है, दो वर्ड समझ लेना। एक होता है एक्सक्लूसिव, ठीक है, एक होता है नॉन एक्सक्लूसिव। नॉन एक्सक्लूडेबल, एक्सक्लूडेबल कह लीजिए। डी, ठीक है, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। तो जो क्लास देखो ऐसे समझ लीजिए कि अगर वो एक्सक्लूडेबल है और राइवल है, जो गुड्स आप कंज्यूम करते हैं एक समय पे वो दूसरा कंज्यूम नहीं कर सकता है। जैसे हेड आएगा तो टेल को रोक देगा और टेल आएगा तो हेड को रोक देगा। तो यानी कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि अगर हेड टेल को रोक देता है और हेड टेल है हेड को रोक देता है। तो वैसे यहाँ पर है कि जो गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका राइट्स है, और एक्सक्लूडेबल है तो किसी और को एक्सक्लूड कर देते हैं, तो वो होता था पब्लिक गुड। इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में पब्लिक गुड्स वो गुड्स होता है दोज गुड्स इज एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल कंडीशन होती है, वहाँ पर वो पब्लिक गुड्स हो जाता है। हम आपको डेफिनेशन में इतना बता रहे हैं। दूसरा होता है नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल, तो इसको बोलते हैं इसको प्राइवेट गुड्स बोलते हैं, इसको पब्लिक गुड्स बोलते हैं, ठीक है। इसको कॉमन गुड्स बोलते हैं, इसको मेरिट गुड बोलते हैं। हम आपको डेप्थ में बताएंगे कि कॉमन गुड्स प्रॉपर्टी राइट्स वो होते हैं जो राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, और जो है एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल होते हैं वो मेरिट गुड्स होते हैं। आपको बाद बताएंगे, मेरिट गुड्स इसी में आता है वैसे तो। और फिर नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल। आप बोलेंगे सर ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं, तो मुझे आपको ये बताना है कि पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो दो प्रॉपर्टी जिसमें पाई जाती है। पहली प्रॉपर्टी है कि नॉन राइवल है, एक एक कंजप्शन करने से दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम नहीं हो रही है, ठीक है, और एक आदमी दूसरे आदमी को रोक नहीं सकता है, वो सबके लिए समान अवेलेबिलिटी है। जैसे पार्क हो गया, या आप बोलेंगे कि जो डिफेंस है, ठीक है, जैसे आप इस देश के नागरिक हैं, अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आपको इस देश में ऐसा नहीं कि आपके लिए ही है डिफेंस, वो सबके लिए है। तो कुछ चीज़ें जैसे एयर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक गुड्स है जिसको आप एक्सक्लूडेबल नहीं कर सकते, किसी को उसको कंज्यूम करने से आप रोक नहीं सकते हैं। तो यानी कि पब्लिक पार्क हो गया, रेलवेज हो गए, बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं जिसको नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवल कंडीशन में आता है। तो ये सबके लिए समान अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो कहने का मतलब है कि अगर इसकी वजह से एक होती है फ्री राइडर प्रॉब्लम, समझे ना, कि फ्री राइडर प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि मार्केट फेलियर का मेन रीजन होता है पब्लिक गुड्स। दूसरा मेन रीजन होता है एक्सटर्नलिटीज, एक आदमी कंजप्शन से दूसरा इफेक्ट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। एक गुड्स के प्रोडक्शन से इकोनॉमी में इफेक्ट आता है, जैसे मान के इंडस्ट्री का लगा हुआ तो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन इंडस्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है, चीज़ें हैं, उससे इन्वायरमेंट इफेक्टिव हो रहा है, तो ये निगेटिव एक्सटर्नलिटीज हो गई। और अगर रोड से हाईवे के किनारे आपका घर है तो रोड हाईवे पे जो लाइट लगी हुई है उससे आपको विदाउट पे किए आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज हो गई। कहने का मतलब है कि एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, वन पर्सन की एक्टिविटी से दूसरे पर्सन पर इफेक्ट पड़ना, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना ही एक्सटर्नलिटीज है। पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, नेगेटिव पड़ेगा तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, हिंदी में उसको बाध्यताएं बोलते हैं। तो मुझे यहाँ पर ये बताना है कि इसकी वजह से मार्केट फेलियर हो जाता है। तो अब आपको बताना है कि मिसिंग मार्केट है, बहुत सारे और भी रीजन होते हैं। तो पहला जो है आजकल
कि एलोकेशन ऑफ फंक्शन का मतलब है कि आपको ये इंश्योर करना है क्लास कि पब्लिक फाइनेंस में ये इंश्योर करना है कि मार्केट सक्सेस हो। और मार्केट सक्सेस करने के लिए आपको मार्केट फेलियर की जो कंडीशन है, जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट एलोकेशन रिसोर्स के फंक्शन में, मतलब फंक्शन जो मेन फंक्शन होता है कि पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स सबके लिए गुड्स की अवेलेबिलिटी समान हो जाए, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेशन लाएगी आएगी, और अगर जरूर पड़ेगा तो सब्सिडी देगी, एक्सपेंडिचर करेगी। तो मेन जो टारगेट है वो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, सबके लिए अवेलेबिलिटी करना, जिससे कि मार्केट में जो है सक्सेस हो जाए। मतलब जहाँ के सेलर और बायर, ट्रेडर, सप्लायर, सबको समान सेटिस्फेक्शन हो, सबको समान यूटिलिटी हो, सबको समान गेन मिले। तो मैं इसको इंडिविजुअली जब आपको पढ़ाऊंगा क्लास कि पब्लिक गुड्स एंड मार्केट फेलियर, एक्सटर्नलिटीज और मार्केट फेलियर, तो हम इस फेलियर को डेप्थ में आपको विद डायग्राम आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर आपको समझना है कि पहला फंक्शन होता है एलोकेशन फंक्शन, जिसको एलोकेट करना है, गवर्नमेंट की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसको हम आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है क्योंकि आगे चल करके हमें इसको फिर से पढ़ना है। दूसरा क्लास देखो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब क्या होता है क्लास, कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कि किसी पर टैक्स लगा करके किसी दूसरे पे खर्चा करना। गवर्नमेंट किसी पे 1% पर टैक्स लगाती है, दूसरे पे एक्सपेंडिचर करती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वेल्थ और इनकम में दोनों में होता है। वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट को मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर लाना है, या मार्जिनल, क्योंकि हमने पढ़ा था क्लास, ध्यान समझना, क्योंकि हम जो पढ़ते आए हैं, ठीक है, कि ये मार्जिनल यूटिलिटी होती है, ठीक है, तो ये प्राइस होता है, ठीक है। तो हमें कहने का मतलब है कि हमें ऐसा कुछ करना है कि ये इक्वल हो जाए किसके, मार्जिनल कॉस्ट के। तो यानी कि सेटिस्फेक्शन लाने की बात करते हैं। और जितनी भी देखो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होता है, ठीक है, तो इसको इतनी वेज भी मिलनी चाहिए। बात समझ रहे, अगर वो इतना पे कर रहा है तो उसकी इतनी वेज भी होनी चाहिए, क्योंकि इसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो हमने एक चीज़ और पढ़ा था कि इसी को हम बेटा जी डिमांड कर बोलते हैं, क्योंकि प्राइस के साथ डिमांड कर निकलता है। तो प्राइस डिक्रीज होता जाता है तो डिमांड इंक्रीज होती जाती है। क्यों होती जाती है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है क्लास, और फिर वो कम पे करता है। बेसिकली इसमें हम पर्सनली ये कहना चाहते हैं आपको क्लास कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इसमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है गवर्नमेंट कि लोगों को सेटिस्फेक्शन सही हो जाए, मतलब सबको समान यूटिलिटी मिले, समान वेज, ठीक है, एक जो जिस लेवल का हो उस पर उतना टैक्स लगे। जैसे गवर्नमेंट टैक्स स्लैब डिसाइड करती है कि किस पर कितना टैक्स लगेगा, तो इसका मतलब होता है कि इसमें हम पूरा पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कि टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, एक्सपेंडिचर स्ट्रक्चर क्या है, किस पर टैक्स लगाया जाएगा, किस पर एक्सपेंडिचर किया जाएगा, टैक्स लगाने से किस पर कितना इंसिडेंस पड़ रहा है, कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उसका इंसिडेंस का इम्पैक्ट किस पे फाइनली क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट क्या पड़ रहा है, कंजप्शन पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है, ओवरऑल इकोनॉमी पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर सब्सिडी की बात करेंगे या टैक्स की बात करेंगे, एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, तो बेसिकली ये क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हम फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं अमंग सोसाइटीज़ में, क्योंकि ओवरऑल पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इन सबको बराबर समान देने की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्लास बहुत ज़्यादा डेप्थ में अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम आगे चल के फिर से इसी चीज़ों को करेंगे, क्योंकि हमारा ये इंट्रो पार्ट है। तो आप इस चीज़ में इसको सारा दिखाना, हाउ टू इनकम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके लिए हम आपको अलग से बताएंगे, किस तरह से ग्राफ बनाएंगे, 2-3% लेंगे, इसके अलग अलग थ्योरी पढ़ेंगे आगे चल करके, इसीलिए अभी यहाँ पर आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। अगला है क्लास स्टेबलाइजेशन फंक्शन। तो स्टेबलाइजेशन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी, जैसे वर्ड से देखो,
वर्ड का मतलब होता है कि इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन लाना। स्टेबलाइजेशन मतलब होता है कि जब मार्केट में, इकोनॉमी में कभी फ्लक्चुएशन होती है, रिसेशन होगा तो क्या करेगी गवर्नमेंट? जब रिसेशन सिचुएशन गवर्नमेंट होती है तो उस टाइम गवर्नमेंट का फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टैक्स को कम कर दे, एक्सपेंडिचर बढ़ाए। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट करेगा। और अगर मार्केट में रिसेशनरी सिचुएशन है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, उस केस में टैक्स को बढ़ाना और एक्सपेंडिचर को कम करना, यानी कि टाइट फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये फंक्शन की बात करता है। तो आपके बुक्स में है क्लास कि स्टेबलाइजेशन फंक्शन क्या है, स्टेबलाइजेशन फंक्शन का रीजन क्या है। फिर आपको बताना है कि नीड फॉर स्टेबलाइजेशन पॉलिसी, वाई नीड, बिकॉज वी वांट टू ग्रोथ। और ग्रोथ के लिए फ्लक्चुएशन कम करना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जरूरी होती है। किसी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट, किसी कंट्री का एजुकेशन, हेल्थ स्टेटस, किसी कंट्री का सोशल वेलफेयर, उस पर डिपेंड करता है कि फ्लक्चुएशन ना आने पाए। इसके लिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह से वो कंट्रोल करेगा, क्योंकि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन तभी सक्सेस होगा जब स्टेबलाइजेशन पॉलिसी सक्सेस होगी। तो इसके लिए दो तरह की पॉलिसी है, हम इसको डेप्थ में आगे चल डिस्कस करेंगे। अब कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेबलाइजेशन पॉलिसी में मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, इनकम पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसी होती है। लेकिन कब कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करना है, इसका हम पब्लिक फाइनेंस में इंस्ट्रूमेंट करते हैं। बेसिकली आपके बुक्स में दो ही दिया हुआ है, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट और क्लास फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको पता है टैक्स, एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज, ये सब चीज़ें होती हैं। इसको डिस्कस हम बाद में करेंगे विद डायग्रामली। हम स्टेबलाइजेशन फंक्शन लास्ट चैप्टर हमारा है जिसको हम करेंगे। अगला है क्लास कोऑर्डिनेशन ऑफ बजट फंक्शन। थर्ड फंक्शन कह सकते हैं इसको, फोर्थ फंक्शन कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बजट का किस तरह से वर्क करे, कोऑर्डिनेशन करना, यानी कि टैक्स कहाँ से आएगा, उसका कलेक्शन कैसे होगा, उसका एक्सपेंडिचर कहाँ होगा। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि एक फंक्शन ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन की बात कर रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा। टैक्स की बजट बनाने की प्रक्रिया होती है, टैक्स का निर्धारण कैसे होता है, मतलब ठीक है, या बजटिंग सिस्टम कैसे चलता है, इनकम रिसोर्स कहाँ से आएगा, किस सेक्टर पे कितना खर्चा होगा, प्रॉपर प्लानिंग करना होता है। प्लानिंग कमीशन के साथ कोऑर्डिनेट करके फाइनेंस कमीशन वर्क करता है और फंड का एलोकेट करता है। तो किस तरह से कौन सा बजट बनेगा, आउटकम बजट बनेगा या परफॉर्मेंस बजट बनेगा की बात कर रहा है, या बहुत तरह के बजट होते हैं, बजट के टाइप भी आपको पढ़ना है। तो बेसिकली ये कहता है कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन किया जाए, बजटिंग फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है कि अगर आप इंडिविजुअली बात करें कि जैसे कि आप अपना बजट भी देखते हैं, आप अपना वेलफेयर भी देखते हैं, आप अपने वेल्थ इनकम भी देखते हैं, और आप अपना एक्सपेंडिचर भी देखते हैं, और आप अपने इनकम का सोर्स भी देखते हैं। तो सेम यहाँ पर भी है कि उसके पास इनकम सोर्स कहाँ से आएगा, किस तरह से रिसोर्स करे, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेगा, यानी कि एक्सपेंडिचर वगैरह कैसे करना है। फिर अगर आपके जो लाइफ में अगर अप डाउन आता तो आप मैनेज कैसे करते हैं, आप अपने इनकम को कैसे मैनेज करते हैं, आप अपना खर्चा कैसे मैनेज करते हैं, उसकी बात करता है, ताकि आपकी ग्रोथ होती रहे, आपका डेवलपमेंट होता रहे, और फिर आप अपने बजट को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो बेसिकली अगर एक इंडिविजुअल की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये वर्ड आपकी लाइफ में भी सस्टेन करते हैं। ऐसे अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाता है क्लास। तो इसको ज़्यादा हम डिस्कस वन बाय वन तो आगे करना ही है, इस करके आपको ये शॉर्टकट में मैंने समझा दिया। तो क्लास आई होप कि बजट का जो ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में 3 चीज़ें पढ़ लिया, सब्जेक्ट मैटर, फंक्शन और स्टडी कैसे करेंगे, इंडक्टिव और डिडक्टिव या पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्लास, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब आपको डिस्कस करना है तो प्लीज़ बताइए।